जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास है रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की, जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एक बार क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं, उससे पहले 1 मिनट देंगे अपने इन सभी भाइयों को जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुसी चौहान कह रही हैं, सर क्या ये सही? हाँ बेटा ये सही है। अनु कुमारी जय हिंद जय हिंद। और यहाँ पे ये कौन है? भोला भोला भाई। भोला भाई क्या कह रहे हैं? गाजीपुर, अच्छा गाजीपुर से हैं भोला भाई, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन भैया हैं, विपिन हैं, और ये सुहानी हैं, और ये अर्जुन भैया हैं, यहाँ पे मनदीप हैं, अवनीश भैया हैं, अजय हैं, और यहाँ पे ये साहिल कुमार हैं। ये किसी का आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं। सचिन भैया यहाँ पे स्टिकर भेज रहे हैं। मनीष राजपूत हैं, अवनीश हैं। तो यहाँ पे दिलीप भैया बहुत पुराने काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक भैया हैं, और यहाँ पे तुषी चौहान फिर से बता रहे, सर मेरा नाम नहीं लेते हो। भाई मैंने तुषी आपका नाम ले लिया है। और यहाँ पे देखो ये आरपी भाई हम भी जुड़ गए हैं। अच्छा भैया ये पता है ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया जी हैं, ठीक है ना। इन्होंने मुझे ये कमेंट किया है, तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारा क्या होने वाला है, कुछ खास और कुछ नए क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले तो पेन सिलेक्ट कर लेते हैं अपना और चलते हैं अब क्लास में। देखो यहाँ पे दिया है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो जो T20 विश्व कप 2024 है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? महिला वाला, आईसीसी महिला वाला। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, ये आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, पहली पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी भारत में कब चली है। तो देखो ये रेलवे का क्वेश्चन है ना। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि पहली पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी भारत में कब चली है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1956, ऑप्शन बी क्या यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये हावड़ा से दिल्ली तक चली थी, ठीक है ना। इसका जो नाम था, इसे नाम दिया गया था एसी एक्सप्रेस, है ना, एसी एक्सप्रेस, क्योंकि ये पहली एसी फुल पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी थी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के यहाँ पे क्या बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए न्यूटन के गति के पहले नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, और न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के किस गति के नियम से आती है? पहला, दूसरा या तीसरे में आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गति के पहले नियम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका आंसर ऑप्शन ए ही लगाया होगा। और मैं अगर यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि बल का मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो मात्रक आप क्या बताएंगे? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लेना, न्यूटन। क्या बताओगे? न्यूटन। तो ऐसे आप यहाँ से भी याद रखना, न्यूटन की गति के पहले नियम से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा तो आप बता देंगे बहुत ही ईजिली तरीके से कि न्यूटन है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बल का मात्रक कभी नहीं भूलेंगे आप। और यहाँ पे दिया है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब में बढ़ोतरी होती है, या वायुमंडलीय दाब में कमी है, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो कुछ दोस्तों ने इसमें वो कर दिया होगा, आंसर कर दिया होगा कि वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है ना भाई। जितना प्लेन ऊपर जाएगा, आसमान की तरफ जाएगा, उतना वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है ना। तो बता सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। तो चलते हैं फिर अपने अगले
प्रश्न की तरफ। और देखो मैं बता दूं, आज से आपको इसका पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप सभी दोस्त क्या करेंगे, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी दोस्त, ठीक है ना। किसी से कोई पैसा नहीं है और ज्वाइन करने का भी कोई चार्ज नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के 500 बंदे फटाफट ज्वाइन हो जाएं, ठीक है ना। 450 हो चुके हैं, तो आप फटाफट वो 500 पहले बंदे बन जाइएगा। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास में। देखो यहाँ पे दिया है पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है। तो पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना भैया, यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर। क्या हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अभी हमारे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है बताइएगा यहाँ पे। तो देखो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो, शशिकांत दास जी हैं। कौन है, शशिकांत दास जी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आज इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे आज की डेट में क्लास के अंदर। आप जीके और जीएस के टोटल आपको हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ देखो दिया है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो आप क्या बताएंगे, 10 जुलाई 1988 को हुई थी। तो 1988 याद रखना, और 10 जुलाई चलो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 जुलाई 1988 को हुई थी। तो ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है। तो पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, कुछ दोस्तों ने कहा भी था मुझसे कि भैया थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाया करो, है ना। तो दोस्त आज चलो हार्ड क्वेश्चन जो है वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे, और 25 क्वेश्चन के बाद आप इजीली तरीके से अपना स्कोर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पे हो जाएगा जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जॉन डाल्टन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि तत्व का मौलिक गुण पता है क्या होता है, बताओ। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तत्व का मौलिक गुण क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। तो तत्व का मौलिक गुण याद रखना परमाणु संख्या होती है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ना समझने वाली हैं। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे इस क्वेश्चन पे, और देखो चीज़ों को नोट कर लेना। यहाँ पे सही जवाब तो आपका अनुच्छेद 45 हो जाएगा। लेकिन आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो मुझसे कहेंगे कि यहाँ पे आप आंसर गलत बता रहे हैं। तो भैया आप बता रहे होंगे आर्टिकल 21A है ना, 21A। तो 21 का, तो इसके तहत पता है आपको शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार बन गया था। जो शिक्षा का अधिकार था वो मौलिक अधिकार बन गया था। तो आप याद रखना भैया 20A में जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो 51 का दिया हुआ है अनुच्छेद, इसमें क्या है, इसमें आपके जो मूल कर्तव्य हैं वो जोड़े गए हैं, है ना। जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके 21 का में जोड़े गए हैं, ये भी याद रखना। और देखो आर्टिकल जो 54 है, 54 है, 54 में क्या है, तो इसमें याद रखना, इसमें राष्ट्रपति जी का निर्वाचन आ जाता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, आपका प्रश्न का जवाब अनुच्छेद 45 हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है संविधान का भाग 18 किससे संबंध है। संविधान का भाग 18, तो भाग 18 जो है ये किससे संबंधित है। तो ये आपको देखो पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही लगाया होगा, आपात स्थितियों में, ठीक है ना। आपात स्थितियाँ जो हैं वो भाग 18 में दिया गया है। अगर यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, जो आपात स्थितियाँ हैं वो अगर आर्टिकल की बात करें तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, याद है हमें वो तो 352 से 360 तक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, जो आपातकाल के लिए जो
अनुच्छेद हैं वो 352 से 360 तक इमरजेंसी लगती है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे दिया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है ये कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो याद रखना भैया, संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में आता है ना, भाग 20 में आता है। और आर्टिकल तो हमें बहुत अच्छे से रट्टा पड़ा है 368, है ना। कौन सा? 368। और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है ये कौन से भाग में आता है, ये आपको पता है? तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है ये संविधान के भाग 8 में आता है। हाँ ठीक है, कौन से? संविधान के भाग 8 में आता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो अभी तक भारत में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, आपातकाल लग चुका है, तो वो भी याद रखना भैया, अभी तक 3 बार लगा है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया है, हाल ही में किन देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य के लिए आवेदन का समर्थन किया है। तो किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य के लिए आवेदन का समर्थन किया है? तो भैया ये तो कोई भारत का पड़ोसी देश होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो सारे पड़ोसी हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो याद रखना यहाँ पे भूटान ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। ये 10 नंबर जो क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये इस तरीके से आप ध्यान में रखना। और यहाँ पे दिया है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का जो है उद्घाटन हुआ था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आप याद रखना 1982 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो यहाँ पे दे रखा है 1982 आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये ट्रेन का उद्घाटन पता क्यों हुआ था? क्यों भैया, राजस्थान में जो पर्यटक होते हैं ना, पर्यटक घूमने वाले, उनको बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया था 1982 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना भैया 1 सितंबर 1956 में की गई थी। कब? 1 सितंबर 1956 में की गई थी। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और देखो इससे ये 1818 में एक वो चली थी, उसका नाम था ओरिएंटल जीवन कंपनी, है ना, ओरिएंटल जीवन कंपनी। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये भारत की पहली थी, ये भारत की पहली कंपनी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? ओरिएंट जीवन कंपनी। तो ओरिएंट जो थी ये भी आप याद रखना, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी दोस्त। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। भारत की पहली थी, कोलकाता में स्थापित हुई थी 1818 में। तो ये भी आप ध्यान रखना। और भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो 1 सितंबर 1956, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। और देखो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? उत्तरी दक्षिणी, न्यूटन या वेबर? तो कुछ दोस्तों मेरे उत्तरी दक्षिणी के साथ में जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? आपका सही जवाब हो रहा है? नहीं भाई, यहाँ पे वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो वेबर को आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो भैया देखो बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा, तो यशोधरा को आप जरूर याद रखना। ये आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, क्योंकि देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा आपसे, इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये नाटक जो यशोधरा है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त आपका सही जवाब हो जाएगा। आचार्य चाणक्य को याद रखना, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसकी? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, जो कि राजनीति से संबंधित थी, है ना। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और चरक जी से याद रखना, इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। किसकी? चरक संहिता की। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम
क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। तो याद रखना है यहाँ पे आपका यूरो या रूबल या रैंड। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना दोस्त, वो हो जाएगा रैंड। क्या हो जाएगा? रैंड। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और जो रूबल है ना, ये रूस की मुद्रा का नाम है। किसका? रूस की। देखो यहाँ पे इसके भी आगे, इसके भी आगे, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यूरो जो है ये तो मैंने आपको बताया था, यूरोपीय संघ की मुद्रा, आधिकारिक मुद्रा है ना, जो यूरो है। और इसका मैंने ये भी बताया था कि 1 मिनट ये भी बताया था कि 27 देश हैं इस संघ में। जो यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे याद रखना कि आपका सही जवाब जॉर्डन हो जाएगा। भैया ये जो जॉर्डन है, ये बिल्कुल कुष्ठ रोग को बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने देश में समाप्त कर चुका है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो ये 17वां क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? भैया देखो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और 17वां क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि मुझे याद है मैंने जो सेकंड लास्ट क्लास थी अभी, जो इससे पहले करी थी अपलोड, उसमें मैंने बोला नहीं था, ठीक है। लेकिन ना मैंने ये नहीं कहा था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, किसी ने भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं आज सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस बार उन सभी को 100% सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना दोस्त। और इतना और कहूँगा कि पहले तो आप पूरा क्लास को देखना है ना, पूरी क्लास को देखना है, 50 के 50 क्वेश्चन पूरे देखने। और उसके बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और पसंद आने का मतलब है कि फिर आप लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। अगर आप नए मेरे साथ जुड़े हुए हो तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो बिना बोले ही दबा देते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न पे, और ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सीधा 50 क्वेश्चन करने के बाद ही रुकना है। यहाँ दिया है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री गुरु अर्जन देव जी, है ना। तो यहाँ पे याद रखना श्री गुरु अर्जन देव जी जो हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और देखो यहाँ पे याद रखना, इनसे ये पहले तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, ठीक है ना। सिख धर्म के 5वें गुरु थे। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है। और मैं बता दूं कि अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन सा? स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में स्थापित है, ठीक है ना। देख लो आराम से, सुन लो चीज़ों को, क्योंकि ये आपके काम आएंगी। तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण भी गुरु अर्जुन देव जी ने ही कराया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, अमृतसर नगर की। तो याद रखना गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। श्री गुरु गोविंद सिंह जी से याद रखना, इनसे देखो, इनसे तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सभी गुरुओं के चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि नमन है। और चलते हैं अपने प्रश्न पे। और देखो यहाँ दिया है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अब यहाँ पे देखो, इस प्रश्न को सीधा भी पूछ लेता हूँ, कई बार मैंने पूछा है, और आज थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ऐसे ही पेपरों में हमसे भी पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे याद रखना आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 41। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 25 आपका धर्म से संबंधित है ना, 25 से 28 तक जो कि धर्म से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 में आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीरंगपट्टनम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे देखो, आपका जो, मैं आपको बता दूं पहले तो, आज आपके जो प्रश्न हैं वो आरआरबी, ठीक है ना, आरआरबी, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं ग्रुप डी से, ठीक है ना। और इसमें आपके आरपीएफ के भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए आज आपको क्लास बहुत ही आराम से देखना है और पीडीएफ भी लेना है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना दोस्त। और अगर हो सके तो थोड़ा सा भैया की सपोर्ट कर देना और क्लास को शेयर कर देना। तो यहाँ पे आपसे रंगपट्टनम पूछा गया ना, बिना सोचे समझे याद रखो सीधा कावेरी नदी।
कौन सी? कावेरी नदी। झेलम के दोनों सिरों पर स्थित है वो कौन? श्रीनगर। कौन? श्रीनगर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने बसाया था भैया। श्रीनगर को किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने बसाया था। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो याद रखना भैया वो है शहर जबलपुर। क्या? जबलपुर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा, क्योंकि ये तो चलो आ जाएगा, ठीक है ना, डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखना भैया जबलपुर हो जाएगा नर्मदा के। एक सूरत शहर पूछा जाता है, सूरत। तो सूरत बताओ किसके किनारे स्थित है? तो याद रखना भैया ताप्ती के किनारे स्थित है, जो कि भैया उल्टी बहती है ना। तो ये भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि उज्जैन जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? भैया अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया यहाँ पे सही जवाब आपका फेयरी क्वीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेयरी क्वीन। ऑप्शन बी जो दे रखा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कब बना था? तो याद रखना भैया इसका निर्माण हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में बना था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये 13 जनवरी, हाँ 13 जनवरी था ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। हाँ 13 जनवरी 1998 में, ठीक है ना, 13 जनवरी 1998 में इस इंजन को गिनीज बुक में सबसे पुराना इंजन क्या किया गया है? दर्ज किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 13 जनवरी 1998 को ये सबसे पुराना इंजन गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होंगे, हालांकि मैं इन्हें लगभग रोज़ बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो जाता है। ये यहाँ का क्या बोल सकते हैं, कल्चर या नेचर बोल सकते हैं, है ना। तो मैं बिल्कुल इनको रोज़ बोलता हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है इस टाइम जब मैं पढ़ाया करूँ इधर, तो आप मत चिल्लाया करो, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। और देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? निम्न में से घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप क्या याद रखेंगे? और यहाँ पे देखो गुजरात में वो होता है डांडिया। क्या होता है? डांडिया। तो ये आप डांडिया को भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कोई अगर आपको याद आ रहा हो, तो अरुणाचल प्रदेश में भैया वो होता है मुखौटा नृत्य। कौन होता है? मुखौटा नृत्य। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे ये क्या नोटिफिकेशन आ रहा है? चलो ठीक है। तो मुखौटा नृत्य जो है ये आप अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपसे यक्षगान भी पूछा जा सकता है। यक्षगान कौन से राज्य से संबंधित है? तो याद रखना भैया कर्नाटक से संबंधित है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है जब कोई डिस्टर्ब कर देता है ना, तो एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है दिमाग, है ना। और मुझे पता है कि ये जो थी वो आंटी ये पढ़ी लिखी नहीं है ना। तो मुझे पता गलती उनकी नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को ना मैं रोज़ ट्यूशन पढ़ा देता हूँ 2 घंटे, वो भी बिल्कुल फ्री। शायद इसीलिए कि आने वाला जो हमारा कल होगा वो थोड़ा अच्छा होगा और इनका भी अच्छा होगा, है ना। तो मैं इनके बच्चों को रोज़ 2 घंटे पढ़ाता हूँ, शायद इसीलिए कि ये पढ़ाई का महत्व समझ पाएँ कि रियल में पढ़ाई का जो महत्व है वो क्या है दोस्त। और देखो यहाँ पे दिया है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक जो हैं वो कौन बनी है? देखो भैया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, और ये आपका करंट का भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना जो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन जी दिया है ऑप्शन बी, यहाँ पे ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट क्वेश्चन दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है कि पूछा गया है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे पहले किसने मापा था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो नाम दिए हुए हैं इनमें सबसे सही जवाब आपका ऑप्शन ए रोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमर हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति जो है वो किससे होती है? अल्फा किरणों से या गामा किरणों से या फिर एक्स किरणों से? तो याद रखना भैया ये सबसे ज़्यादा जो जैविक क्षति होती है, जैविक नुकसान होते हैं, वो होता है गामा किरणों से। किससे? गामा किरणों से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है DPT
टीका किस रोग के बचाव में दिया जाता है? डीपीटी। और एक आपसे पूछा जाता है वीसीजी, है ना, वीसीजी। तो डीपीटी का टीका जो है वो किस रोग के बचाव में दिया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपका ये डिथीरिया टेटनस काली खांसी, मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और वीसीजी जो होता है ये क्षय रोग, या बोल सकते हैं क्षय रोग, या फिर टीबी, है ना, टीबी। तो याद रखना टीबी के लिए ये वीसीजी का टीका दिया जाता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस तिथि को झंडा दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को झंडा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब है वो याद रखना 7 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 दिसंबर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, है ना, मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वाकई में आपका इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना। 10 दिसंबर आप याद रखना। और 14 दिसंबर को भी याद रखना राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये भी 14 दिसंबर को भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो आप दिया है, निम्न में से नाभिक की खोज किसने की थी? निम्न में से नाभिक की जो खोज है वो किसने करी थी? और यहाँ पे आपको ये भी बताना है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार, तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि कब करी थी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो तो हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। कब करी थी वो भी याद रखना भैया, 1911 में, ठीक है ना। कब करी थी? 1911 में। चैडविक ने किसकी खोज करी थी? बताओ, चैडविक ने। तो याद रखना चैडविक ने भैया न्यूट्रॉन की खोज करी थी। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी। अब ये भी आप याद रखना कि इन्होंने न्यूट्रॉन की जो खोज है वो कब करी थी? तो वो करी थी 1932 में। कब करी थी दोस्त? 1932 में करी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है, आइस हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आइस हॉकी के खेल के मैदान को मैं आपको रोज एक खेल का मैदान बताता हूँ, शायद इसीलिए कि आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। कोर्ट मैंने आपको बताया ही था उस दिन, है ना, कोर्ट। और याद रखना कोर्ट, जो खो खो है ना हमारा, खो खो, खो खो भी कोर्ट पे ही होता है, ठीक है ना। इसका मैंने परिमाप भी आपको बताया था। और जो सॉरी यहाँ पे एरिना दे रखा है ना, एरिना, एरिना में याद रखना, सॉरी, घुड़सवारी होती है ना, घुड़सवारी जो है गेम है वो, उसके ट्रैक को क्या बोलते हैं? एरिना बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भैया देखो ये आपका, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना भैया, यहाँ पे मराठी, पाली और प्राकृत, ठीक है ना, मराठी, पाली, प्राकृत और आपकी वो असमिया, और असमिया के साथ में वो एक और थी बंगाली, ठीक है ना, असमिया और बंगाली। तो इन भाषाओं को यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था ये सभी, है ना, ये सभी ऑप्शन सही है। तो ये आप ध्यान में रखना, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 2024 अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर की बात है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से राजगृह नगर के संस्थापक कौन थे? निम्न में से राजगृह नगर के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको पाटलिपुत्र का बताया होगा, श्रीनगर का बताया था, लेकिन यहाँ पे सही जवाब आपका बिंबिसार हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, राजगृह नगर की जो स्थापना है वो बिंबिसार ने की है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में याद रखना भैया, उदयन ने किसकी करी है? अभी मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र, है ना, क्या बताया था? पाटलिपुत्र। अशोक का भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, श्रीनगर, है ना, श्रीनगर। कौन सी नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब यहाँ से पता चल जाएगा, अगर आपने नोट किया होगा तो आपने तुरंत बता दोगे कि भैया आपने झेलम बताया था। और देखो यहाँ पे दिया है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? अकबर द्वारा दास प्रथा का जो अंत है वो कब किया गया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो दास प्रथा का जो अंत है वो कब किया गया था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1562 में। कब किया गया था दोस्त? 1562 में, हाँ सही है। और 63 में क्या किया गया था? यहीं पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जो तीर्थ यात्री कर था, जो तीर्थ यात्री कर था वो 63 में ख़त्म हुआ था। देखो यहाँ पे तीर्थ और 63,
ऐसे याद रखना। तो तीर्थ यात्री कर 1563 में समाप्त किया था अकबर ने, और जो 62 में था वो दास प्रथा का अंत किया था। और 64 में क्या किया था, 64 में भी कुछ ऐसा हुआ था जो आपको पता होना चाहिए। तो जजिया कर समाप्त किया था। क्या? जजिया कर। अब आप कहेंगे हमें याद आ गया है ना, तो बिल्कुल दोस्त। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब कराया था, अकबर ने ही किया था ना निर्माण, तो भैया कब कराया था? तो याद रखना फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो 1571 में कराया था। कब कराया था? 1571 में कराया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट। अब स्पीड पोस्ट ये पूछी जा चुकी है रेलवे में, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आज आपको एक बार फिर बता देता हूँ। याद रखना, ये सोबा डे जी ने पुस्तक लिखी है ना। कौन लेखक हैं? सोबा डे जी। और इन्होंने कब करी है वो भी आप याद रखना, 1999 ऐसे याद रखना। कब? 1999 में ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इरेटोस्थनीज दिया है ना, इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर इतिहास का पूछा जाएगा, इतिहास का, तो इतिहास का आप याद रखेंगे हेरोडोटस को। एडम स्मिथ को क्या याद रखोगे? एडम स्मिथ से याद रखना इन्होंने उसका किया था अर्थशास्त्र का। किसका? अर्थशास्त्र का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे आपको जनक भी बता दिए मैंने, और यहाँ पे पूछा है हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भैया ये देखो आपके करंट का है ना, कि हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो आप क्या बता देंगे? तुरंत बताएंगे भैया ये दुबई में किया गया है। और देखो 17 दूनी 34, एक बार रुकूंगा और यही कहूँगा कि जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ में जुड़े हैं, एक बार दोस्त देखो, आप लोगों का सपोर्ट आना कम हो जाता है तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं दोस्तों को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, शायद इसलिए वो मुझसे क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाह रहे। पढ़ने का मतलब ये है मैं खुद यार आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत भरोसा करता हूँ कि कर भला तो हो भला, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त मुझे लगता है कि आप लोगों का भला हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। और बिल्कुल दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब यार कर देना, थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो भाई। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इस क्लास की पीडीएफ मैं आज आपको पक्का दे दूंगा टेलीग्राम पे। और देखो यहाँ पे दिया है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो क्या थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे सही जवाब आपका फारसी हो जाएगा। क्या आप क्या सोच रहे थे, यूनानी या हिंदी? तो यहाँ पे नहीं दोस्त, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे दिया है, देखो प्रश्न दिया गया है, बंगाल टाइगर के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? बंगाल टाइगर के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा सौरभ गांगुली जी। क्या हो जाएगा? सौरभ गांगुली जी। और मिल्खा सिंह जी को याद रखना, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने भाग मिल्खा भाग मूवी जो आई थी उसे कम से कम दोस्त 16 से 20 बार देखा होगा, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी बार देखा हो। और हर बार मैं उस मूवी को देख के इतना मोटिवेट हो जाता था कि मेरी ज़िंदगी में ना एक चीज़ क्या कहते हैं क्रिएट हो गई है कि मैं कभी भी ना किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानने वाला। किसी भी सिचुएशन में कहते हैं ना कि जीतता वही है जो हार से नहीं डरता है, और जो हार से डरता है वो खेल को पूरा कभी खेल ही नहीं पाता है, वो खेल को पूरा ही नहीं खेल पाता है। इस चीज़ को याद रखना। और देखो हरभजन सिंह जी को याद रखना, इन्हें बोलते थे टर्बोनेटर, है ना, टर्बोनेटर। तो टर्बोनेटर से आप हरभजन सिंह जी को याद रखेंगे। और फ्लाइंग सिख जो है वो हमारे गुरु मिल्खा सिंह जी को याद रखना, उन्हें ये उपाधि मिली थी। और चलो यहाँ से मैं ये भी बता देता हूँ, उस मूवी से ही मैंने देखा है, इन्हें ये किसने दी थी? पाकिस्तान में ये उपाधि मिली थी फ्लाइंग सिख की। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इन्हें जो वहाँ का वो था जनरल था आयूब खान, है ना, आयूब खान, उसने कहा था कि मिल्खा सिंह जी मैंने आपको जीवन में जैसा आप दौड़े ऐसा व्यक्ति दौड़ता हुआ देखा ही नहीं है, आप दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए ये पाकिस्तान आपको ये खिताब देता है फ्लाइंग सिख का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो वाकई में दोस्त मेहनत उस लेवल पे ले जानी है ना, यहाँ से मैंने एक चीज़ और सीखी, मेहनत उस लेवल पे ले जानी है जहाँ हमारा सामने वाला, हमारा प्रतिद्वंदी भी क्या बोले हमसे कि वाह यार मज़ा आ गया,
है ना, तो उस लेवल पे जाना है। और देखो आप दिया है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो याद रखना भैया तांबे का किया था। किसका? तांबा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। महाराणा प्रताप जी का जन्म किस किला में हुआ था? महाराणा प्रताप जी का जन्म किस किला में हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? याद रखना इनका जो जन्म है वो कुल्लभगढ़ में हुआ था, है ना, कुल्लभगढ़। तो ये आप ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया गया है कुल्लभगढ़ का किला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हमारे महाराणा प्रताप जी का जो जन्म दिवस है वो है 9 मई 1540 में, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इनके बचपन का जो नाम था वो भी याद रखना, कीका था। क्या था? कीका। और वाकई में हमें लगता है कि हम लोगों को अपने भारतीय योद्धाओं के नाम और उनसे संबंधित इतिहास को हर किसी को पढ़ना चाहिए, है ना। तब हम अपना इतिहास समझ पाएंगे कि वास्तव में हम क्या है। अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे दिया है हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत जो है वो किस राज्य के साथ में की है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखो ये करंट का आपका क्वेश्चन है और याद रखना यहाँ पे तेलंगाना, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली शब्द, तो भैया देखो रोज एक शब्द के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद इसीलिए क्यों मुझे पता है कि हो सकता है यार पेपर में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल हॉकी याद रखना, बुली शब्द जो है हॉकी से हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जो आपका ये दे रखा है कुश्ती, इससे एक शब्द देखो वो है डॉग फॉल, है ना, डॉग फॉल। तो डॉग फॉल भी आप याद रखेंगे कुश्ती से। मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी में तो सीधी सी बात है भाई, नॉकआउट हो जाता है जब मुक्का पड़ जाए कर रहा, तो याद रखना भैया नॉकआउट, है ना। तो ये भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। और ड्यूस शब्द बताओ, ड्यूस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ड्यूस शब्द, ड्यूस शब्द याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नोट करो, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस बताया था ना, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन, तो कुनैन याद रखना भैया, कुनैन जो है ये सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से। देखो ये भी याद रखना, देखो याद आ गया, सिनकोना जो होता है ना उसकी छाल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। तम्बाकू से तो भैया निकोटीन ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। और अफीम से बताओ, अफीम से क्या प्राप्त होता है? तो अफीम जो है इस बोल सकते हैं मार्फिन। क्या? मार्फिन, देखो याद आ गया, नहीं तो बेइज्जती हो जाती भी है, क्या हो जाएगा? मार्फिन। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया पीयूष या पिट्यूटरी, है ना। तो यहाँ पे भैया एक ही नाम है, ठीक है ना, एक ही नाम है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, मतलब कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्न में से किस जीव को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं? मतलब कि मेल और फीमेल एक में ही होता है ना, मेल और फीमेल एक में ही होता है। वो कौन सा जीव होता है बताओ? इनमें से क्या होगा आपका सही जवाब? उभयलिंगी या द्विलिंगी, ठीक है ना। तो याद रखना भैया एक तो केंचुआ भी होता है, जोंक भी होता है और हाइड्रा भी होता है। मतलब यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन डी, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्न में से परमाणु संख्या 29 किससे संबंध है? भैया साइंस के भी क्वेश्चन चाहिए थे आप लोगों को, तो बताओ जो परमाणु संख्या 29 है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना भैया ये जो डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे? डी ब्लॉक से। तो यहाँ पे देखो डी ब्लॉक सही से लिख दूँ, डी ब्लॉक ऑप्शन सी। डी ब्लॉक में वो भी आ जाता है आपका कॉपर, है ना। कॉपर जो है ये क्या है? ये डी ब्लॉक से संबंधित है ना, डी ब्लॉक से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखो भैया ये आपका ना करंट से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया ये दिव्यांशी जी ने जीता है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। दिव्यांशी जी ने जीता है और इसका जो आयोजन है वो पेरू में हुआ है। कहाँ पर? पेरू में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और ये आपके करंट का क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ दिया है सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला ना 90% लगभग चांस होते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों मिले वो सही होता है ना। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड ना कर पा रहे हो, मतलब टेलीग्राम की लिंक आपको ना मिल पाई हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट चैनल को यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना आपको, तो फ़ोन आप जब सीधा देखेंगे तब ये आपको ऐसा दिख रहा होगा और यहाँ पे लिखा होगा 19 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर वगैरह ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टिक कर देना, खोलोगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा। और जब चैनल खुलेगा तो यहाँ पे तो ये बेल आइकन ऐसा आएगा ही, यहाँ पे लिखा होगा जीके जीएस क्यूज, यहाँ पे सब्सक्राइबर वगैरह, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, और यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, ऐसा टी लिखा होगा और एक लिंक लगा होगा, ठीक है ना। उस पर क्लिक करोगे तो एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और एक मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। और काफ़ी लगभग 40-50 पीडीएफ पहले की पड़ी हैं जिसपे 50-50 क्वेश्चन सभी में है, ठीक है ना। वो आप डाउनलोड, लेकिन कोई मिसयूज मत करना, कोई गलत उपयोग मत करना पीडीएफ का। ये मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि कोई भी मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से डाउनलोड करो किसी को भेज दो, ये सब गलत है और ऐसा कुछ मत करना। और इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे चलो अब देखते हैं, यहाँ पे दिया परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है। तो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है वो होता है यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम, जो कि ऑप्शन बी में दोस्त दिया गया है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से तो भैया रिकेट्स होता है। और क्या होता है, रिकेट्स, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना भैया, जो बेरी बेरी रोग है ना, ये विटामिन बी की कमी से होता है, और जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये भैया आपका यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब जो है वो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक, ऑप्शन सी, सिरवड़ वेलगोला में। कहाँ पर, सिरवड़ वेलगोला में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये कौन से ज़िले में पड़ता है, तो वो भी याद रखना, हासन ज़िले में पड़ता है। कौन से, हासन ज़िले में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा क्या है। उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो याद रखना भैया, वो था मगध। कि कौन सा राज्य था, मगध, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हो और मुझे पता है कि आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हो। और उसके लिए सभी को पहले तो मेरी तरफ से थैंक यू। और एक समोसा सभी को गिफ्ट में, एक समोसा सभी को गिफ्ट में। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद।